All right, so let's continue with the next topic, that is phase transition. Before going to the phase transition, we need to understand what is the role of Gibbs free energy when phase transition is the topic of our interest. So okay, so in the last lectures, in the last few lectures, I have already mentioned once that the the Gibbs free energy has really important role. If you see what is the value of dg is less than equal to something dp vdp और यहाँ पे क्या आता है dt sdt. Okay, I don't know what is the signs are there, you can check. Okay, let me check. Great physicist has studied under very fine teacher, so it is plus vdp and minus sdt. Okay, so this is the Gibbs free energy. Okay, so now the role of Gibbs free energy is very crucial, because with the help of Gibbs free energy or Gibbs potential, we can investigate, we can make some comment on the phase transition. Huh? So let's see how does it help us. So let's write few points first. uh, the first thing is that role of Gibbs free energy or Gibbs potential. uh, it it helps to investigate the equilibrium between any two phases of a substance. Any two phases, it can be phase of liquid or vapor, or liquid or solid, or solid or vapor. ठीक. So how? Fine. So let's take a particular system. Consider a closed system containing a liquid in equilibrium with its saturated vapor. And you know why we are using the word saturated here. ठीक है, so we are taking the two phases here, liquid and vapor. हाँ, ये हमारे पास एक क्लोज सिस्टम है. फाइन. और इसके अंदर, इसके वॉल्यूम में हमारे पास वेपर भी है और लिक्विड भी है, और वेपर भी है. सपोज मैं वेपर को जस्ट ऐसे बना देता हूँ. ठीक है, और दोनों इक्विलिब्रियम में है. तो इस तरीके से हमारा एक सिस्टम है. तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम में है बोल देने से काम नहीं चलेगा. यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड फील कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है. राइट. तो इसका मतलब ये है कि द टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब ये जो दो फेज है ना, ये दोनों के दोनों फेज, ये लिक्विड का फेज और ये आपका वेपर का फेज इक्विलिब्रियम में. का मतलब ये होगा कि ये तो हम एक तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, जो हमने बोला था कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ, यहाँ पर इवेपोरेशन और क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है. दैट इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम. अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जो फेज ट्रांजिशन जो हो रहा है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, इक्विलिब्रियम का एक और मतलब यहाँ पर तुम निकाल सकते हो कि टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि वेपर प्रेशर है यहाँ पर, आर इक्वल इन बोथ द फेजेस. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर इस लिक्विड का टेम्परेचर लेट सपोज 120 डिग्री सेल्सियस है, तो इस वेपर का भी टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस होगा. इन द सेम वे, अगर इस लिक्विड का प्रेशर
सपोज 12 atm है तो इसका भी प्रेशर 12 atm ही होगा. इट इज़ सेम फॉर बोथ फेजेस, लिक्विड एंड गैस और सॉरी वेपर यो. ओके, एंड जब तक ये सिस्टम हमारा ईच ऑफ द फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम तो टेम्परेचर और प्रेशर विल नॉट चेंज, राइट. यही तो हमने देखा था ना फेज ट्रांजिशन, जो हमने पूरा 2 लेक्चर कर रखे हैं पहले, वहाँ पर भी हमने देखा था कि टेम्परेचर, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं होता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एज each of the phases is in equilibrium. तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लगा, और यहाँ पर जस्ट इक्विलिब्रियम हम बात करें उसकी डेफिनेशन लगे कि तो इसका मतलब ये है कि द टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट रिमेन कांस्टेंट. और ये प्रेशर मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, बट ये वेपर प्रेशर है, सोचना. कांस्टेंट थ्रू आउट द फेज. ठीक, तो अब यहाँ तक अगर बात क्लियर होती है तो अगर हम अब बाकी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की बात करें, मान लो मैं वॉल्यूम की बात करूँ या फिर एंट्रोपी की बात करूँ या इंटरनल एनर्जी की बात करूँ या फिर गिब्स फ्री एनर्जी की बात करूँ या किसी और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की बात करूँ, तो हम उसकी वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, बट हमारा इंटरेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे यहाँ पर गिब्स पोटेंशियल. ठीक है, क्यों है, जस्ट वेट फॉर दैट. पहली बात, शायद मैंने ये पोटेंशियल्स जब मैंने पढ़ाए थे गिब्स थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, वहाँ पर मैंने ये बात नहीं वहाँ पर ये मेंशन की थी, बट अभी मैं मेंशन कर रहा हूँ कि सिंस गिब्स पोटेंशियल और बाकी पोटेंशियल भी इज़ एन एक्सटेंसिव वेरिएबल. ठीक है, तो ये क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है. ठीक है, एक्सटेंसिव वेरिएबल. सो द गिब्स पोटेंशियल of the system above. ठीक है, ऊपर जो सिस्टम बना रखा है हमने, दैट इज 2 फेजेस. हाँ, जिसमें 2 फेजेस हैं, दैट विल बी इक्वल टू G1 प्लस G2. क्यों कर रहे हैं हम G1 प्लस G2? बिकॉज वी हैव 2 डिफरेंट फेजेस, राइट. क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका और इसका सेम होगा या डिफरेंट होगा. वी कांट राइट फुल G, so we need to divide them, we need to add them separately. ठीक है, ऐसे ही अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको ऐसे देखो. अगर तो मैं बोलता कि इसका पूरा वॉल्यूम लिखो, तो वॉल्यूम क्या होता, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होता प्लस वॉल्यूम ऑफ वेपर होता, राइट. अगर मैं बोलता कि इस पूरे सिस्टम का वॉल्यूम लिखो, ये दोनों का वॉल्यूम ऐड करते हैं हम, है ना. ऐसे ही इनकी एनर्जी को मैं ऐड कर रहा हूँ, गिब्स फ्री एनर्जी को मैं ऐड कर रहा हूँ. ठीक है, लेकिन इसको हम मास के टर्म में लिखना चाह रहे हैं. क्यों? आई विल टेल यू. सो let m1 be the mass of water and G1, small g1 be the specific Gibbs potential. ठीक है, similarly m2 be the mass of sorry, I am writing water, it means liquid, it is liquid by the way.
or m2 be the mass of vapor and g2 be the specific Gibbs potential of वेपर, जो और जो ऊपर है गिब्स पोटेंशियल ऑफ लिक्विड, है ना। दोनों का अलग अलग हो सकता है क्योंकि डिफरेंट फेज हैं, ऑफ लिक्विड ऑफ वेपर, ऐसे लिख सकते हो तुम। तो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, पर यूनिट मास, राइट। स्पेसिफिक वॉल्यूम हमने पढ़ा होगा तुमने पहले, स्मॉल वी से हम लिखते थे वी अपॉन एम, ऐसे स्मॉल जी होगा तुम्हारा कैपिटल जी अपॉन एम, तो जी क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम इंटू जी, राइट। सो clearly therefore G1 is equal to M1 into G1 and G2 equal to M2 into G2 and ये M into G वो मैकेनिक्स वाला नहीं है, मास इंटू ग्रेविटेशन। therefore G will be nothing but M1 G1 plus M2 G2, easy peasy, no doubt. Up now, why are we interested? Why are we interested in writing in terms of mass? हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसको हम तोड़ के खोल के क्यों लिख रहे हैं ऐसे? Because now we want to see some very interesting thing here. If a small quantity of liquid, ठीक है, changes changes into vapor, वही तो हो रहा है यहाँ पे, ठीक। then differential change in G will be dg, ठीक। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँ, इसको 2 बोल दूँ, differential change in dg in G will be given as d of G equal to, look, इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पर दो फंक्शन दिख रहे होंगे तुझे, ठीक है, m1 g1 m2 g2, बट जो g1 है दैट इज कांस्टेंट, राइट। इसीलिए क्योंकि मास चेंज हो रहा है तो मास को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिंपल, dm1 g1 ये ऐसे है, ठीक, dm2 g2, ठीक, ऐसे आ गया। नाम यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल आता है गिब्स फ्री एनर्जी का, दैट इज द मेन थिंग हियर। सिंस द चेंज, क्या चेंज, लिक्विड टू वेपर चेंज, द चेंज इज टेकिंग प्लेस at constant volume, constant pressure and temperature. Therefore dg equal to 0। अगर ये रिवर्सिबल है तो हम रिवर्सिबल ही मान रहे हैं, ठीक है। हमने देखा था ना ऊपर की डी जी इज नथिंग बट वी डी पी माइनस एस डी टी, या माइनस प्लस आगे वो आगे पीछे हो गया तो वो देख लेना। तो अगर ये डी पी जीरो है, ये डी टी भी जीरो है, तो ऑफकोर्स ये दोनों के दोनों जीरो हो जाएंगे, तो डी जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। और हम रिवर्सिबल मांग रहे हैं, टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट temperature and pressure. So therefore by equation 3 this thing dm1 g1 plus dm2 g2 equal to 0. It implies that dm1 g1 equals minus of dm2
G2, ये हुआ। बट जितना मास ये DM1 हमने लिक्विड माना था ना, जितना मास लिक्विड में था, अगर वो जब वेपर बन गया तो मास तो उतना रहेगा ना, जितना मास लिक्विड का था उतना मास वेपर का भी होगा, क्योंकि सिस्टम क्लोज्ड है, कुछ बाहर अंदर आ नहीं सकता, ना अंदर आ सकता है ना बाहर कुछ जा सकता है। तो ये इसके बराबर ही होगा ना, ये दोनों बराबर होंगे। मतलब ये अगर मान ले 1 ग्राम था तो ये भी तो 1 ग्राम ही होगा, बस हम चेंज है तो हम नेगेटिव, एक को नेगेटिव लिखेंगे एक को पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये और ये दो जब बराबर हो गए, ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। देयरफॉर G1 इक्वल टू G2, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट रिजल्ट। ये यहाँ पर पूरी की पूरी स्टोरी, ये कंक्लूजन निकल के आता है। दिस शोज दैट the Gibbs free energy per unit mass और स्पेसिफिक गिब्स पोटेंशियल, कुछ भी बोल लो, will be equal in the two phases, in both the phases. This is the conclusion, and remember this conclusion, इसको यहाँ पर conclusion लिख देना। This conclusion is valid for, okay, I think this pencil is not working properly, sorry for that, for processes of evaporation, ये तो हमने खुद देख लिया अभी, फ्यूजन एंड सब्लिमेशन, सबके लिए ये वैलिड रहेगी, ये कंक्लूजन। ठीक रहेगा, यहाँ तक अगर बात समझ में आ रही तो बढ़िया, ठीक है। और इसी को बोलने का तरीका ये भी है कि ये जो कंक्लूजन है ना, इसको बोलने का तरीका ये भी है कि जब फेज चेंज होता है तो गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो मान लो मैं उसको प्लॉट करूँ, अगर ये जो गिब्स फ्री एनर्जी, ये एक्स एक्सिस में कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्सेप्ट पी एंड टी, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं। अगर मैं वी की बात करूँ तो अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पर चेंज हो रहा है फेज, तो ये जो है ना ये कंटिन्यूस रहेगा, इससे पहले और इसके बाद में ये जो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं आएगा, जस्ट जो उसका बिहेवियर था, मान लो ग्राफ ऐसे जा रहा है तो जस्ट इससे पहले इस डायरेक्शन में और जस्ट इसके बाद इनकी वैल्यू इक्वल है ना, तो इसलिए द गिब्स फ्री एनर्जी रिमेन्स कंटिन्यूस, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो वो लिखने का अलग तरीका है, बट वी विल सी कि आगे कि ये इसको कैसे लिख सकते हैं। बट अगर इतनी बात क्लियर है कि ये चीज़ कैसे आ रखी है, और ये चीज़ आती है जस्ट बिकॉज ऑफ द दिस थिंग डी जी = 0 से आती है, ये यहाँ पर सबसे अहम मुद्दा है। फाइन, सो okay, so now we will see two special kind, not special, two kind of phase transition, and in fact there are multiple types of phase transition, but we will restrict ourselves to the first and second type, first order phase transition and second order phase transition. So let's talk about first order phase transition. Okay, so let's see, let's feel it first of all, huh? So it is
the change of phase, the changes of phase rather, which take place at constant pressure and temperature, and pressure, and let me write it properly. And this is important, in which heat is exchanged, heat is either absorbed or released, or evolved during the change of phases. During the change of phases. So this kind of phase transition are called first order phase transition. This is all you need to understand here, nothing much. And a few important points we will let right now. So the most important point here is that constant pressure and temperature and heat is involved in this picture. मतलब या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, या हीट तुम्हारी रिलीज हो रही होगी, या फिर हीट का प्रोसेस के किसी दौरान हीट का कुछ ना कुछ वहाँ पे इंटरेक्शन हीट के थ्रू हो रहा होगा. दैट इज मीनिंग ऑफ इवॉल्व्ड. So important point here, one more important point is this: the Gibbs free energy, that is just we have derived above. The Gibbs potential, or whatever you want to call it, your choice. The Gibbs function also you can say. Gibbs potential remains constant in both phases. ठीक है. और कांस्टेंट तो रहेंगे ही, क्योंकि वो ये आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक प्रोसेस है, और इक्वल भी रहेंगे एंड सेम, क्योंकि ये हमने ऊपर देखा था ना कि G1 इक्वल टू G2 जो आया था हमारा रिजल्ट. तो अब तुम एक चीज़ सोचो कि जो हमने देखा था हमारा ये जो मेनेमोनिक्स था, उसके थ्रू क्या आया था हमारा, ग्रेट फिजिसिस्ट हैज स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर. ओके, सो DG was equal to VdP minus SdT, right? तो it implies that S equal to minus of del G by del T at constant pressure, है ना? ये होगा. नाउ यू कैन सी कि हीट इन्वॉल्व है. अगर हीट का एक्सचेंज हो रहा है, और हमें पता है कि एंट्रोपी क्या होती है, del Q by T, है ना? मतलब DS इक्वल टू del Q by T होता है. तो अगर हीट का एक्सचेंज हो रहा है इस प्रोसेस के दौरान, है ना, तो ऑफकोर्स एंट्रोपी चेंज होगी. तो एंट्रोपी इज़ नॉट कांस्टेंट. तो हम बोलते हैं कि एक फेज से दूसरे फेज में जाते वक्त एंट्रोपी का चेंज होगा. एंट्रोपी कंटिन्यूस नहीं रहेगी. अगर तुम ग्राफ बनाओगे उसका, तो एक फेज़ में कुछ उसकी वैल्यू होगी. मान लो सपोज फेज़ 1 में उसकी वैल्यू 10 है, यूनिट तुम देख लेना जो भी है, और दूसरे फेज़ में उसकी वैल्यू कुछ 10 के अलावा मान लो 14 है, समथिंग एल्स. तो मतलब ये है उसका कि अगर तुम उसको ड्रॉ करोगे ग्राफ में, तो वो चेंज होगी. ऐसे ही अगर तुम देखो तुम्हारा जो वॉल्यूम है इस फॉर्मूले से जो आएगा तुम्हारा वॉल्यूम, दैट इज़ नथिंग बट del G
बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, ये आएगा। तो तुम्हारा वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है, जो हीट इन्वॉल्व हो रही है, हीट के इन्वॉल्व होने के कारण जब हीट एक फेज से दूसरी फेज में जब हीट जाएगी, हीट का ट्रांसफ़र होगा या एक्सचेंज होगा, तो वहाँ पर वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इसका मतलब राइट, एनर्जी के कारण कोई वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा या फिर जहाँ से एनर्जी जा रही है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इसको कहने का मतलब, इसको ऐसे भी कहते हैं, फिर एक और डेफिनेशन दी जाती है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की, इन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन G is continuous at transition point but first order derivative are discontinuous at transition point। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जिस ऑर्डर का फेज ट्रांजिशन है उससे एक कम ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा वो कंटिन्यूस होंगे, और उसी ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा। हम सेकंड में भी देखेंगे कि ये रूल फॉलो होगा। तो मेरे कहने का क्या मतलब, अगर तुम ड्रॉ करो ग्राफ, मे बी ये जी है तुम्हारा और ये सपोज टेम्परेचर है तुम्हारा, या कुछ भी हो सकता है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी के साथ भी हो सकता है वैसे। तो ये जो होगा तुम्हारा ऐसे, सपोज दिस इज योर फेज, दिस इज योर ट्रांजिशन पॉइंट टी, टेम्परेचर हम लेते हैं बाई एक्स एक्सिस में। फेज ट्रांजिशन के वक्त तो टेम्परेचर फिक्स रहेगा ना, यहाँ पर इस टेम्परेचर पे मान लो फेज ट्रांजिशन हो रहा है। ये मत बोलना कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर एक्स एक्सिस में कैसे आया, मैंने भी बोला था लास्ट टाइम, बट वो मेरा वहाँ पे कुछ और मीनिंग था। लेकिन इस पॉइंट पर फेज ट्रांजिशन हो रहा है, इस टेम्परेचर पे फेज ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये तो हमारा फेज़ 1 है। इसको तो ऐसे मान सकता है कि ये फेज़ 1 है और ये मेरा फेज़ 2 है। तो इस पॉइंट के जस्ट इस फेज़ में और इस फेज़ में दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होंगी। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, जो हमने देखा है कि एंट्रोपी था, एंट्रोपी और वॉल्यूम, है ना। एंट्रोपी इज़ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और वॉल्यूम इज़ ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट वेरिएबल्स। सो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस कहाँ, ये एंट्रोपी जो है, तो ये जो यहाँ पर अब तुम्हारा वो आएगा ना, दिस थिंग, ट्रांजिशन पॉइंट टेम्परेचर वाला, वहाँ पर एंट्रोपी मान लो ये इस वाले ट्रांजिशन पॉइंट के लेफ्ट में पहला फेज है और यहाँ पर दूसरा फेज है, तो एंट्रोपी तुम्हारी मान लो ऐसी थी पहले फेज में, यहाँ पर जैसे ही ट्रांजिशन पॉइंट आया वो यहाँ से शुरू ना होकर यहाँ से शुरू होगी या फिर कहीं और से शुरू हो सकती है, बट पॉइंट ये है कि उसी पॉइंट से शुरू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एंट्रोपी की वैल्यू दूसरी है और यहाँ पर एंट्रोपी की वैल्यू दूसरी है। जैसे मैंने बोला था कि एक जगह इस मान लें यहाँ पर 10 है इस पॉइंट पर, और जैसे यहाँ पर गई तो 12 हो गई, तो डिसकंटिन्यूस है, चेंज हो जाएगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि ग्राफ यहाँ ऊपर से नीचे जा रहा है, यहाँ नीचे से ऊपर आ रहा है, वो डिपेंड करता है कि तुम क्या प्लॉट कर रहे हो, ठीक है। वो भी मैं समझाऊंगा अभी कि ये ऐसे क्यों आ रहा है, बट पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि भाई ये ग्राफ ऐसे क्यों बन रहे हैं।
ग्राफ डिसकंटिन्यूस बनेंगे या कंटिन्यूस बनेंगे, पहले वो चीज़ समझ लेते हैं। ऐसे ही अगर तुम वॉल्यूम को प्लॉट करना चाहो, ठीक है, वॉल्यूम भी तुम्हारा del G by del P कर देना यहाँ पर। दिस विल ऑल्सो डिसकंटिन्यूस। इसी काइंड ऑफ डायग्राम बनेगा। वॉल्यूम समझ में आया ना कि चेंज हो रहा है वॉल्यूम, क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और क्योंकि हीट एक्सचेंज हो रहा है, तो उसके कारण यहाँ पर ये एंट्रोपी भी चेंज हो रही है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है एट द पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। सो इतना हम पहले समझ लेते हैं। नाउ एक बार मैं सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन बता देता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि ये ग्राफ नीचे को क्यों आ रहा है, ये ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा है। ओके, सो सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बात करते हैं। तो ये ऐसा फेज ट्रांजिशन है जिसमें कोई भी हीट इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर हीट इन्वॉल्व नहीं है तो कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, कोई एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, ठीक है, ट्रांजिशन पॉइंट पर, ठीक। तो पहली बात तो ये, उसको लिख देते हैं कि ड्यूरिंग दिस phase transition there is no heat transference, hence no change in volume and entropy at transition point। अब ये चीज़ थोड़ी सी तुम्हें सरप्राइज करनी चाहिए कि अगर ये हीट चेंज नहीं, हीट ही मतलब अगर कुछ हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो फिर इस फेज ट्रांजिशन का क्या मतलब हुआ? तो ये सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन एक स्पेशल टाइप ऑफ फेज ट्रांजिशन जहाँ पे हीट इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी एक सिस्टम में कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ज़रूरी थोड़ा है कि सिस्टम के फेज चेंज हो, उसमें हीट ट्रांसफ़र, हीट का कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, है ना। बट देर आर फ्यू थिंग्स इन द नेचर, इन द एक्सपेरिमेंटल वर्ल्ड जब लोग देखते हैं तो देर आर ट्रांजिशंस व्हेन देयर इज़ नो हीट चेंज, हीट एक्सचेंज है वहाँ पर, ठीक। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, ट्रांजिशन ऑफ, और ऊपर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के क्या एग्जांपल थे? इवेपोरेशन, आपका सब्लिमेशन और मेल्टिंग, राइट। मैंने लिखा नहीं बट यू कैन राइट इट योरसेल्फ, इट्स टू ट्रिवियल टू राइट। फ्यूजन, जिसको मैं मेल्टिंग बोल रहा हूँ उसको फ्यूजन में लिख सकते हो तुम। सो ट्रांजिशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन में लिख रहा हूँ इसको, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टू अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल एट क्यूरी टेम्परेचर। रिमेंबर, जब भी फेज ट्रांजिशन बता रहे हो तो फेज ट्रांजिशन का ट्रांजिशन पॉइंट भी बताना पड़ेगा।
ओके, जैसे यहाँ पर सपोज कर लो मैं फेज, पहला फेज मेरा वेपर का है, दूसरा फेज मेरा सॉलिड सॉरी लिक्विड का है, वेपर का है। तो मुझे ये वाला कौन सा पॉइंट है मेरा यहाँ पर, अगर ये सॉलिड है, अगर ये सपोज इसको लिक्विड मानते, इसको वेपर मानते, तो ये कौन सा पॉइंट है मेरा, पॉइंट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अगर मैं इसको सॉलिड मानता हूँ, इसको लिक्विड मानता हूँ, तो ये क्या है, मेरा मेल्टिंग पॉइंट है। और वैसे ही सब्लिमेशन के लिए वो वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन दे रखी थी कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में जी कंटिन्यूस है ट्रांजिशन पॉइंट, बट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तुम्हारा डिसकंटिन्यूस है। वैसे ही यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि दूसरी मैथमेटिकल डेफिनेशन, इन सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन G and first order derivatives of G are continuous, but second order डेरिवेटिव, जिस ऑर्डर का ट्रांजिशन है उसी ऑर्डर का डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस हो जाता है। और डिसकंटिन्यूस कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, एट द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर बात की जा रही है, ट्रांजिशन पॉइंट पर, ये मत भूलना। डिसकंटिन्यूस एट ट्रांजिशन पॉइंट। और ये वाली बात इससे मैच खा रही है ना, देख, इससे मैच कर रही है ना। देखो, वॉल्यूम और एंट्रोपी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है एंड गिब्स फ्री एनर्जी के, जी के। तो वो कंटिन्यूस है, इसका मतलब उनकी वैल्यू सेम है दोनों फेजेस में। बट जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तुम्हारे, ओके, तो इससे क्या निकला कि जो तुम्हारा वॉल्यूम है दैट इज़ योर माइनस डेल जी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड एंट्रोपी दैट इज़ माइनस किसके लिए था, आई जस्ट फॉरगॉट, सॉरी फॉर दैट। एंट्रोपी के लिए माइनस था, उसके लिए पॉजिटिव था। माइनस ऑफ डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी आर कंटिन्यूअस एट ट्रांजिशन पॉइंट। ठीक है, तो जो तुमने ऊपर 3 ग्राफ बना रखे थे, ये अब ये कैसे हो जाएंगे, मे बी तुम्हारा एग्जामिनर पूछे कि भाई ग्राफ बनाओ, आई डोंट नो। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए था, ये डिसकंटिन्यूस हो गया था, बट अभी ये तुम्हारा सेम वैल्यू कंटिन्यू करेगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ऐसे ही। ठीक, सिमिलरली ये जो तुम्हारा ऊपर डिसकंटिन्यूस हो गया था वॉल्यूम, ये भी अब कंटिन्यूस हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? कंटिन्यूस हम मैथमेटिकली बोल रहे हैं, फिजिकली इसका क्या मतलब है, फिजिकली ये मतलब है कि भाई ट्रांजिशन पॉइंट से जस्ट पहले और ट्रांजिशन पॉइंट के जस्ट बाद दोनों की वैल्यू बराबर होगी, चेंज नहीं होगी, वो इसका मतलब है। लेकिन इस केस में क्या डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, हमने बोला कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस। तो अगर हम देखें कि यार क्या डिसकंटिन्यूस होगा इस केस में, तो हमने बोला कि भाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिव्स पोटेंशियल डिसकंटिन्यूस होगा, ऊपर डेफिनेशन में लिखा था। तो अगर हम देखें कि एस जो है हमारा एंट्रोपी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, राइट, ऐसे। अगर मैं इसका सेकंड, अगर मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव करूँ विथ रिस्पेक्ट टू टी, डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी सपोज, तो ये क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर जी
अपॉन डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट पी माइनस का, अगर मैं टी से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड तो ये बन जाएगा, सिंपली ऐसा हो जाएगा। Are you able to recognize LHS? That is nothing but CP. So CP is the second order derivative, multiplied as something, but it's okay. So second order derivative of G is nothing but CP, constant heat capacity at constant pressure. So this is going to be discontinuous. It implies that CP is discontinuous at ट्रांजिशन पॉइंट। ठीक है, वैसे ही देर आर फ्यू मोर thermodynamic variables, though these are connected to the this thing, second order derivative, they are also डिसकंटिन्यूस। ये तो पहली क्वांटिटी होगी, वैसे दूसरी क्वांटिटी भी है तुम्हारी दिस थिंग। इसके अलग पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, 1/v del v by del t एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका नाम वैसे इसको डिनोट अल्फा से करते हैं और इसको बोल देते हैं वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब जी का सेकंड डेरिवेटिव होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम इटसेल्फ इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी। जैसे एंट्रोपी का फर्स्ट डेरिवेटिव था तो जी का सेकंड डेरिवेटिव हो गया, तो ये भी डिसकंटिन्यूस होगा। और एक और क्वांटिटी है दैट इज डिफाइंड एज दिस थिंग, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, -1/v del v by del p at constant t. So this is denoted by, कहीं बीटा लिखते हैं, कहीं के लिखते हैं, I don't know, it's your choice. So this is known as isothermal, क्योंकि t constant है तो इसलिए isothermal compressibility। इसको ऐसे समझ सकते हो कि पर यूनिट प्रेशर पे वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पर यूनिट टेम्परेचर पे वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, इसलिए वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऐसे इनका नाम दिया गया है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स अब अगर तुम इनका ग्राफ बनाओगे ना तो वो डिसकंटिन्यूस आएंगे। तो मैं एक ग्राफ बना देता हूँ फॉर यूर सेटिस्फैक्शन कि ये तुम्हारा ग्राफ डिसकंटिन्यूस बनेगा करके। टी सी पी का बना देते हैं, ठीक है, एट ट्रांजिशन पॉइंट। सो एक्चुअली ऐसे ही आता है इन फर्स्ट फेज, ये ऐसे होगा, एंड इन सेकेंड फेज ये फिर यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे। वो उसकी डिटेलिंग में हम नहीं जा रहे, बट द पॉइंट इज इट इज़ डिसकंटिन्यूस। हाँ, पहले फेज में यहाँ तक गया इस वैल्यू तक, सेकेंड फेज में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज ए टी इक्वल टू टी आर। ताकि ये याद रहे तो इसलिए मैं हर एक प्लॉट के नीचे लिख देता हूँ कि टी इक्वल टू टी आर, ट्रांजिशन पॉइंट की बात हो रही है। टी आर मीन्स ट्रांजिशन पॉइंट, इसको मेंशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक, एक और एग्जांपल जो है मैं लिखना भूल गया था सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में, जब डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है, दिस इज ऑल्सो ए सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। सो इट इज़ ईजी टू रिमेंबर
सो दीज आर टू एग्जाम्पल्स। और फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के एग्जाम्पल मैंने लिखे नहीं है, बट यू कैन राइट बाई योर सेल्फ। आई कैन जस्ट से यू दैट जब जब पानी का बॉइलिंग होता है तो यू कैन राइट दैट बॉइलिंग ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm. Similarly, melting of ice at 0 degree Celsius and 1 atm. And sublimation of solids. Okay, let me write it for you. इतना सारा कर दिया तो ये लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट में याद आ गया मुझे। सो एग्जाम्पल is that boiling of water at 100 degrees Celsius and 1 atm. This is one example. Second example is melting of ice at 0 degree Celsius and 1 atm pressure. Third example is sublimation of solid. ठीक है। एंड रिमेंबर, एक पॉइंट रिमेंबर याद रखना कि Clausius-Clapeyron equation is valid for first order phase transition only. क्यों? क्योंकि अगर तुम देखोगे उस पर हीट इन्वॉल्व है उस इक्वेशन में। दैट इज क्या था याद है कुछ क्लास दिस थिंग? किसी इक्वेशन याद है? इट वाज सेइंग दैट del P by del T at saturation is nothing but latent heat by V final minus V initial into temperature, right? ये तो था। मैं भी देख लेता हूँ। I feel या तो ये जो लेटेंट हीट है ये कहाँ पर काम आएगी तुम्हारी? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हो सकती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे हीट इन्वॉल्व है, इसीलिए ये सारे के सारे जो तुम्हारी इक्वेशन है वो होल्ड करेगी जस्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फेज ट्रांजिशन फॉर यू एट यूर लेवल। अदरवाइज इसके अलावा भी थर्ड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, फोर्थ ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होते रहते हैं, और भी कैवियाट्स होते हैं जो हमने ग्राफ बना रखे हैं। ग्राफ एकदम 100% एक्यूरेट नहीं है, बट फिर भी फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर समझना तुम्हारे लिए बहुत है। बाकी हम आगे MSc में पढ़ेंगे। सो अब फाइनली देख लेते हैं कि ग्राफ ऐसे ही क्यों बने हुए हैं। तो सबसे पहले ये जब सारे के सारे ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बने हुए हैं ऑन द एक्स एक्सिस, हाँ, तो अगर टेम्परेचर के साथ बने हुए तो हमने अब प्रेशर को फिक्स मान रखा है। तो जो dg होगा, जो dg होता है ये ऐसा होता है, राइट? अगर ये फिक्स है तो हमारा dg क्या बनेगा? सिंपली माइनस का SGT। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि dt पॉजिटिव है, और एंट्रोपी तो हमेशा पॉजिटिव रहती है और नेगेटिव साइन आगे है, तो ये घटेगा, राइट? dg की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ g घटेगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम g और t का ग्राफ बनाओ और वो ऐसे इंक्रीजिंग हो, नॉट पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो इसका रीज़न यहाँ पर लिख देना कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज g डिक्रीजेज एट कांस्टेंट प्रेशर, ये याद रखना। इसीलिए ग्राफ एक फेज से दूसरे फेज में जाने पे घट रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है।
नाउ इन द सेकेंड केस एंट्रोपी, एंट्रोपी एंट्रोपी क्या है कि पहले फेज में यहाँ तक गई, दूसरे फेज में बढ़ रही है। एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग एट टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ बनाया गया था, ये एक चीज़ यहाँ पे माइंड पर रख के बनाया गया था कि ये वाला फेज तुम्हारा लिक्विड का है, ये वाला फेज तुम्हारा वेपर का है, जो हमने एग्जांपल लिया था। ठीक, तो जब लिक्विड से वेपर बना तो ऑफकोर्स यहाँ पर हीट ज़्यादा होगी, डेल्टा क्यू इज़ पॉजिटिव हियर, राइट, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर ये डेल्टा क्यू यहाँ पर ऐड हो रहा है तो ये चीज़ बढ़ेगी, डेल्टा क्यू पॉजिटिव हो रही है तो ये चीज़ बढ़ेगी ऐसे। तो ऑफकोर्स ये ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, ये ग्राफ ऐसे नहीं हो सकता कि पहले यहाँ से हो रहा है फिर या नीचे से स्टार्ट हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी तो ऐसे भी आ रही ना। लेकिन ये जो बाद वाला फेज है, लिक्विड से वेपर वाला जो फेज है, इसको हमेशा ऊपर से स्टार्ट होना पड़ेगा। तो इसको भी तुम बेहतर है कि लिक्विड और वेपर ही लिखो, पहले फेज को लिक्विड, दूसरे फेज को वेपर, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। ठीक है, अब ऐसे ही शायद तुम तीसरा वाला भी समझ गए होगे, तीसरा वाला जो हम इसके लिए बना रखा था वॉल्यूम के लिए। आपको ऐसा अगर लिक्विड का और वेपर का वॉल्यूम, अगर किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसका ना, तो इसलिए ऊपर से स्टार्ट हुआ। और वहाँ भी ऐसे हुआ, ऐसे, और ये एंट्रोपी ऐसे इंक्रीज होगी और ये वॉल्यूम ऐसे इंक्रीज होगा। लेकिन एक